पहाड़ों के बीच में बसा एक गांव देवगढ़, जिसकी खूबसूरती देखने लायक थी। लोग कहते थे वहां की कच्ची गलियों में एक अतृप्त आत्मा हमेशा घूमा करती थी, जैसे वह किसी को खोज रही हो, किसी का इंतजार कर रही हो। उसे देखते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। हम देखते हैं कि एक लड़की अपने बिस्तर पर लेटी हुई कुछ सोच रही है। तभी झटके से उठकर वह बैठ जाती है, जैसे वह कुछ याद करने का प्रयास कर रही है, मगर उसे याद नहीं आ रहा। फिर वह उठती है और घर के अंदर जाने लगती है। अरे, मेरा घर इतना गंदा क्यों है? ऐसा लग रहा है मैं जैसे बरसों बाद सोकर उठी हूँ। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? वह फिर से कुछ सोचने लगती है। वह बहुत असमंजस में थी। फिर वह अपने चूल्हे के पास जाती है। देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। अरे, सब कुछ इतना गंदा गंदा सा क्यों लग रहा है? फिर वह साफ सफाई करने में जुट जाती है। सब कुछ रगड़ रगड़ कर वह साफ करती है। लग रहा था जैसे महीनों से यहाँ सफाई ही नहीं हुई है। पूरे घर में वह झाड़ू लगाती है। हे भगवान, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैं महीनों बाद अपने घर में आई हूँ। पूरा घर साफ करने के बाद वह बैठकर आराम करने लगती है। अरे, मेरा जी इतना भारी क्यों हो रहा है? थोड़ा बाहर जाकर टहल आती हूँ, शायद कुछ अच्छा लगने लगे। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ऐसा सोचकर वह बाहर जाने लगती है। वह बाहर जाती है तो देखती है छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। वह उन्हें देखकर खुश हो जाती है और उन्हें बुलाती है, लेकिन बच्चे उसे ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वह उसे देख ही ना रहे हों। तभी वह देखती है कि गोलू उसे सहमी नजरों से देख रहा है। वह उसके पास जाकर कहती है, अरे गोलू, तू इस तरह से मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहा है बेटा? गोलू कहता है, दीदी, आप तो बहुत दूर चली गई थी ना। मम्मी तो बोल रही थी कि आप कभी वापस ही नहीं आओगी, मगर आप तो आ गई वापस। आपको देख के ना मुझे डर लग रहा है। आप मुझे थोड़ी धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही हो दीदी। आप हटो, मुझे जाने दो। आपको देखकर मुझे डर लग रहा है। इस तरह से कहकर वह लड़का भाग जाता है और रूपा डरी सहमी खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। पास में ही एक पेड़ था। वह वहीं पर जाकर बैठ जाती है और घंटों वहीं पर बैठकर कुछ याद करने की कोशिश करती रहती है। तभी उसकी बचपन की सहेली उसी रास्ते से पानी भरकर वापस आ रही होती है। रूपा जैसे ही उसे देखती है, उससे बात करने के लिए खड़ी होती है, लेकिन उसकी सहेली वहां से चली जाती है। उसे देखती भी नहीं है वह। फिर वह भी वहां से उठती है और जाने लगती है। रूपा जा रही होती है, तभी देखती है कि एक घर के बाहर पति पत्नी बैठकर चाय पी रहे हैं। वह कहती है,
अरे भैया भाभी, अकेले अकेले ही चाय पी जा रही है, मुझे नहीं पूछोगे आप लोग? वो लोग भी रूपा से कुछ नहीं बोलते हैं और उसे इग्नोर करके चाय पीते रहते हैं। अब तो रूपा के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह जल्दी से अपने घर की ओर चली जाती है। वह अपने घर पहुंच जाती है और कहती है, रमेश, तुम जल्दी से आते क्यों नहीं हो? यहाँ लोग तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो इसी गांव की थी ना, सभी लोग मुझे कितना मानते थे, कितना प्यार करते थे मुझे। आखिर इन सबको हो क्या गया है? क्या मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझे ही नहीं याद आ रहा। वह बैठकर सोचने लगती है। सुबह होते ही मैं बूढ़ी काकी के पास जाऊंगी, वह मुझे जरूर पहचानेंगी। यही सोचते हुए वह लेट जाती है और सो जाती है। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। फिर वह एक दिन बूढ़ी काकी के यहाँ जाती है और कहती है, काकी काकी, आप तो मुझसे बात करेंगी ना? देखिए ना, गांव में कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। बूढ़ी काकी उठती है और कहती है, कौन है? मुझे परेशान करने आ गए हो? तुम लोगों को पता है ना बच्चों, मुझे दिखाई कम देता है, इसीलिए तुम लोग तरह तरह की बातें बनाते हो और मुझे परेशान करते हो। मुझ बुढ़िया को छोड़ दो अपने हाल पर। रूपा कहती है, काकी मैं हूँ रूपा, पहचानिए मुझे। आप नहीं पहचानेंगी मुझे तो और कौन पहचानेगा? देखिए मुझे। बूढ़ी काकी कहती हैं, हटो मेरे रास्ते से बच्चों, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है, सारे काम मुझे ही करने हैं, मैं तो अकेली हूँ, तुम लोग मुझे परेशान करते रहते हो। फिर रूपा भी वहां से चली जाती है। आखिर में उसे काकी ने भी नहीं पहचाना। अब तो उसके सब्र का बांध टूट चुका था। वह नदी पर चली जाती है और नदी में अपने आप को देखने की कोशिश करती है। उसे आश्चर्य होता है कि वह नदी में दिखाई नहीं दे रही और हम भी देखते हैं कि अब उसकी आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही है, जैसे वह कोई आत्मा हो। फिर वह वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी एक साधु बाबा प्रकट होते हैं और कहते हैं, पुत्री, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। इस गांव में तुम भटक रही हो। तुम अपनी असलियत को पहचानो पुत्री। तुम किसका इंतजार कर रही हो? इतना सुनते ही रूपा उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं रूपा हूँ, रूपा, इसी गांव की रहने वाली लड़की। बचपन से ही मेरे माँ बाप नहीं थे, सभी गांव वाले मुझे बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन अब वो मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ बाबा? बाबा कहते हैं, पुत्री, तुम याद करने की कोशिश करो। ऐसा कौन है जिसके इंतजार में तुम दो दुनियाओं के बीच में फंस कर रह गई हो? तुम इस दुनिया की नहीं हो पुत्री। तुम किसका इंतजार कर रही हो? जिससे तुमने वादा किया था कि वो तुमसे जरूर मिलेगा। बाबा, मैं रमेश का इंतजार कर रही हूँ। उसी ने तो मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे शादी करके अपने साथ शहर लेकर जाएगा। बाबा कहते हैं, पुत्री, चिंता मत करो, जल्दी ही वह आएगा तुम्हारे पास, तब तुम्हें सब कुछ साफ दिखने लगेगा। रूपा अपने घर चली आती है।
थोड़ी ही देर बाद देखती है कि रमेश आ रहा है। वह बहुत खुश होती है और दुखी भी हो जाती है, क्योंकि वह जान चुकी थी उसकी सच्चाई क्या है। वह कहती है, रमेश, तुम आ गए रमेश, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। रमेश कहता है, हाँ रूपा, मैंने बहुत देर कर दी आने में, तुमने मेरा बहुत इंतजार किया, मुझे माफ कर दो रूपा, मुझे माफ कर दो। मेरे ही कारण तुम्हारी यह दशा हो गई है। लेकिन रूपा, अब मैं तुम्हें इस तरह से भटकने नहीं दूंगा। रूपा कहती है, रमेश, मेरी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। चलो नदी के किनारे साधु बाबा के पास चलते हैं, वहीं मुझे मुक्ति मिलेगी। दोनों नदी के किनारे जाते हैं। साधु बाबा वहीं बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं। रमेश कहता है, बाबा, मेरी रूपा मेरे इंतजार में बहुत दिनों से भटक रही है बाबा, अब आप ही उसे मुक्ति दिलाइए, कृपा कीजिए बाबा। रूपा कहती है, हाँ बाबा, मेरा इंतजार खत्म हुआ, मैंने रमेश को देख लिया अपनी आंखों से, अब मैं संतुष्ट हूँ, अब आप मुझे मुक्त कर दीजिए इस बंधन से। साधु बाबा कहते हैं, हाँ पुत्री, तुम्हारी और सबकी इसी में भलाई है। उसके बाद बाबा कोई मंत्र बोलते हुए उसकी तरफ इशारा करते हैं और हम देखते हैं कि रूपा की आकृति धुंधली होती चली जाती है और अंत में वह गायब हो जाती है। अब वह मुक्त हो चुकी थी। रमेश कहता है, बाबा, धन्यवाद बाबा, अब आप मुझे भी आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर रमेश वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि नदी में खड़ी हुई रूपा की धुंधली सी परछाई इसी तरफ देख रही थी। क्या रूपा भी मुक्त नहीं हुई है? दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी सी कहानी के साथ। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।